गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ा रहे थे और पढ़ाया मैंने, उससे 2 क्वेश्चन आपने पूछा है। व्हाट्सएप से आपका क्वेश्चन था, आपने 2 क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री से, और एक आपका सिविक्स का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं आज तीनों क्वेश्चन को आपको डील कर रहा हूँ। वैसे इस टॉपिक को मैंने पहले भी डील किया था। अगर आप उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा उसमें। फिर भी चलिए, आपने क्वेश्चन किया है तो मैं इसको बता दूं। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द इंडियन? आंसर विद एग्जांपल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आप जानते हैं 1914 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ और उसमें ब्रिटेन इंगेज था, इंग्लैंड इंगेज था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में उसका कॉलोनियल गवर्नमेंट, मैं इंडिया वाला था कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया में वो शासन कर रहे थे। तो नेचुरली इसका इफेक्ट इंडिया को पड़ना ही था और पड़ा भी इकोनॉमिकली। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा था, लड़ाई जो खर्च हो रहे थे, उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया पे भी उसका लोड दिया गया। इंडियन रिसोर्स को मैक्सिमम यूज किया गया इन द वॉर, डिफेंस में खर्च किया गया। हमारे देश में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कस्टम ड्यूटी क्या आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाए जाते हैं वही कहलाते हैं कस्टम ड्यूटी। तो हमारे देश में जो फॉरेन गुड्स आ रहे थे या हमारे देश से कभी जा रहा था रॉ मटेरियल, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्पोज कर दिया। तो इसका इफेक्ट हमारे देश पे पड़ा। जो गुड्स हमारे देश में आते थे वो महंगे हो जाते थे, और जो हमारे देश से बाहर जाता था उसमें किसान को टैक्स देना पड़ता था। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इनकम टैक्स इम्पोज कर दिया गया व्यक्ति पे, लोगों पे। वो इनकम टैक्स, उनको पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स देना था उनको। नेक्स्ट है फोर्स रिक्रूटमेंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में ये 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का वार नहीं था। ये कंटिन्यू 4 साल तक चला, और 4 साल तक लगातार चलने के कारण हजारों हजार सोल्जर जो है ना कैजुअलिटी होते थे, डेथ होते थे। टू फुलफिल द नीड ऑफ सोल्जर ऑन द बॉर्डर ऑफ यूरोप के बॉर्डर पे, डिफरेंट कंट्री के बॉर्डर पे सोल्जर को फुलफिल करने के लिए, नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे देश में फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। और वो भी फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था यंग पीपुल का, जो एक बड़ा सा रिसोर्स होता है देश में। जो भी यंगस्टर्स थे उनके बाहर लोग करते थे और उसको फोर्स ले जाते थे, यूरोप उठा के ले जाते थे। अगर वो यंगस्टर्स देश के अंदर रहता, अपने गांव में, शहर में रहता, तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी करता, अर्निंग कर सकता। लेकिन उसको फोर्सली ले जाया गया यूरोप। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, सेम टाइम 1918 to 1919 के बीच में 1 साल का जो दौरान था, इसमें हमारे देश में ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ा। मॉनसून के नहीं आने का, आप जानते हैं कि उस समय इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। तो एक ड्रॉट हुआ और देश में प्रोडक्शन बहुत घट गया, ग्रेन का प्रोडक्शन घट गया। दिस वाज आल्सो इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद एपिडेमिक भी आया हमारे देश में, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी। उस समय इसका ट्रीटमेंट भी नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, जिसके कारण लाखों लोग डेथ कर गए। सो दिस वाज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर और इंडिया। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपने इसी चैप्टर से पूछा है, व्हाई डिड एम.के. गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? ये भी मैंने डील किया था, फिर बता दूं रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया। पहले आपको जानना है कि रॉलेट एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, जस्ट आफ्टर एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो आप जान लीजिए बिफोर द वर्ल्ड वॉर
वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले या फिर स्टार्ट होने के समय कह सकते हैं, टू टेक द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट किया इंडियंस से कि आप हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें और हम देश को वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद देश को हम फ्री करें। ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया। हमारे लीडर्स ने प्लीज सपोर्ट किया, देश की जनता ने, लीडर्स ने सपोर्ट किया उन्हें, इस होप में कि वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा इरादा नहीं था कि देश को फ्री छोड़े, इरादा नहीं था, बट वो ये भी जानते थे अगर हम इसको फ्री नहीं छोड़ेंगे तो होल नेशन में एक प्रकार से स्ट्रांगली अपोज होगा, स्ट्राइक होगा, धरना प्रदर्शन सब कुछ होगा, हमारा पूरा विरोध किया जाएगा देश में। तो इस विरोध से बचने के लिए, स्ट्रांग अपोज से बचने के लिए, स्ट्रांग अपोजिशन बचने के लिए उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट लाया और ये पास किया गया। उस समय लेजिस्लेचर काउंसिल जो था उसमें हमारे इंडियन मेंबर भी जीत कर जाते थे, ब्रिटिश मेंबर भी थे और इंडियन मेंबर भी थे, और दोनों को मिलकर किसी भी एक्ट को पास करना था, किसी बिल को पास करना था। बट विदाउट टेकिंग द एडवाइस ऑफ इंडियन मेंबर, एंड वी कैन से same time the Indian member were opposing the act, and in spite of this the British imperial legislature passed the Rowlatt Act। इसको उन्होंने पास कर दिया। उनका मेन मकसद था कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे लीडर्स देश के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे वो टोटली अपोज करेंगे, तो उनको क्रश किया जाए, उनको क्रश कर दिया जाए, इसलिए ने इसको पास किया। इस एक्ट में गवर्नमेंट को एक प्रकार से एक्स्ट्रा पावर मिलती थी, शक्ति मिलता था, जिससे वो गवर्नमेंट लीडर्स को क्रश कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। इसके तहत क्या था कि किसी भी लीडर को देश के अंदर वो अरेस्ट कर सकते थे और विदाउट ट्रायल, विदाउट पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, the leader can be put into the jail for 2 years। 2 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जा सकता था। तो इस तरह की टायरनी वाला रूल पास किया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने नेशन वाइड एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, नेशनल रॉलेट एक्ट। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका सिविक से जुड़ा हुआ है। इसमें आपने पूछा है कि प्रोविंशियल रीजन और मोरल रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं इसको एलिबोरेट फिर कर देता हूं आपको, फिर आपको बता देता हूं। प्रोविंशियल रीजन नॉर्मली आप जान लीजिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, अलग अलग तरह के लोग यहां रहते हैं, पॉपुलेशन इसमें पूरा है। हमारे देश में कास्ट सिस्टम पूरा बना हुआ है, कास्ट सिस्टम यहां पे है देश में, और हर कास्ट का अपना ओन इंटरेस्ट होता है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए उनका अपना इंटरेस्ट होता है। टू अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और सभी के कास्ट सिस्टम के डेवलपमेंट से जुड़े हुए बातों को लेकर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को समाप्त करने के लिए, जब भी पावर का डिवीजन मैंने बताया था कि पावर का डिवीजन नहीं होता है तो इस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जैसे मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताया, पावर का डिवीजन नहीं हुआ, गवर्नमेंट वहां पे कई सालों तक गवर्नमेंट स्टेबल रही। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है प्रूडेंशियल पावर डिवीजन। इसको आप इसेंशियल, जरूरी भी कह सकते हैं, आवश्यक भी कह सकते हैं, नेसेसरी भी कह सकते हैं,
और दिस इज द गुड डिवीजन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग का ये अच्छा एग्जाम्पल आपका पोटेंशियल रीजन का है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे पावर को डिवाइड किया गया। हमारे लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या आपका जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टायर गवर्नमेंट जिसे आप पंचायत गवर्नमेंट करते हैं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी में सीट को रिजर्व किया गया है। ये सीट उस कास्ट की पॉपुलेशन के लिए जो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, वह भी गवर्नमेंट पे इंक्लूड हो सके, पावर को वो शेयर कर सके, इसलिए सीट को रिजर्व किया गया। दिस इज एग्जाम्पल। सेकेंड आपका है मोरल रीजन। नॉर्मली हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज है उसकी पॉपुलेशन अधिक है, वो मेजोरिटी में है, लेकिन पॉलिटिकल राइट से बहुत पहले से डिप्राइव है, बचे रहे, उनको वंचित रहे। यहां आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत कम था, और जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उसका नहीं होगा तो नेचुरली वो पावर शेयर नहीं कर पाएंगे, पावर में उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा, जबकि वो मेजोरिटी में है उनका पॉपुलेशन। तो इसलिए भी, और दूसरा प्रिवेंट फ्रॉम द टायरनी ऑफ द पावरफुल कम्युनिटी। पावरफुल कम्युनिटी से उनके अत्याचार से बचने के लिए भी उन्हें पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया गया। पॉलिटिकल राइट आप कह सकते हैं टू बी कंटेस्ट इलेक्शन, टू कास्ट देयर वोट, टू बी अ मिनिस्टर, टू बी एच, ये बनने के लिए उन्हें दिया गया ताकि पावर से हो सके। इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मोरल। और इसे आप कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मोरल रीजन जो है पावर से का, ये मस्ट जरूरी है, स्पिरिट है। विदाउट मोरल रीजन पावर शेयरिंग एक तरह से आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी डेवलप नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी स्मूथली चल नहीं सकता है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वेर योर क्वेश्चन, एंड आप इसे लिख लेंगे। जब तक आप इस क्वेश्चन को या फिर जो वीडियो क्लासेस चलते हैं उसे आप जब तक 2-3 बार रिपीट करके पॉज कर आप नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बुक भी सामने रखें और इस वीडियो को देखते रहें, पॉज करके देखते रहें, साउंड को सुनते रहें, आपको समझ में आएगा। आप में से किसी ने कहा था कि सर साउंड क्लियर नहीं आ पा रहा है, दूसरा आपने कहा था कि लेटर क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप ईयरफोन लगा कर इसको सुन सकते हैं और ये हमारे आवाज से आप इसको समझ सकते हैं ठीक से, क्लियर आ रहा है। ओके, थैंक यू।